हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद निकिता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, ऑलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो चलिए इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इन्हें क्लासिफाई करना है कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैस है, जिससे कि हम पता लगा पाएंगे मैटर कौन सा है। क्योंकि मैटर के तो 3 टाइप हमें पढ़ाए गए हैं, पहला है सॉलिड, देन है लिक्विड, देन है गैस। तो सबसे पहले हम इन्हें क्लासिफाई करेंगे। तो सॉलिड्स में आ जाएंगे चेयर और आलमंड, लिक्विड में आ जाएंगे कोल्ड ड्रिंक एंड लेमन वाटर, गैस में आ जाएगी एयर। तो ये सभी चीज़ें मैटर हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। आपको गर्म खाने की स्मेल काफ़ी मीटर्स दूर तक आ जाती है, बट अगर आपको ठंडे खाने की स्मेल लेनी है तो आपको पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। जब फूड गर्म होता है तब सारे स्मेल के पार्टिकल्स ज़्यादा दूर तक स्प्रेड करते हैं, क्योंकि उन पार्टिकल्स के पास ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स जल्दी मूव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हाई इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, इसीलिए वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। जितनी जल्दी वो पार्टिकल्स मूव करेंगे उतनी ही दूर तक स्मेल ट्रेवल करेगी। इसी के जस्ट अपोजिट कोल्ड फूड में लिखना है हमें। कोल्ड फूड में क्या होता है? लो टेम्परेचर्स। जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हॉट फूड के कंपेयर में कम होती है, इसीलिए जो पार्टिकल्स होते हैं स्मेल के वो दूर तक नहीं जा पाते, इसीलिए हमें उसकी स्मेल लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? हमें लिखना है कि डाइवर हैज एबिलिटी टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल when it shows that the particles of matter have a kind of force working between them, that is intermolecular force of attraction। यहाँ पर एक फोर्स होती है जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच, जिसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो किसी एक्सटर्नल फोर्स से ब्रेक हो सकती है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर? मैटर के पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? तो ये आपके चैप्टर में दिए हुए हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उन पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। सेकेंड, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। थर्ड हो जाएगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में अट्रैक्शन की फोर्स होती है जो उन्हें हमेशा एक साथ रखती है। फोर्थ है, जो पार्टिकल्स है मैटर के वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल्स मास बाय वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो हमें इन्हें छोटे से लेके बड़े में इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन सभी चीज़ों को अरेंज करना है कि किसकी डेंसिटी कम होगी फिर किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी। तो चलिए इन्हें अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले एयर आएगी, एयर के बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, थर्ड आएगी कॉटन, फोर्थ आएगी वाटर, फिफ्थ आएगी हनी एंड सिक्स्थ आएगी चॉक और लास्ट में आएगी आयरन। इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चलिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम ले लेंगे सॉलिड स्टेट को, सेकंड लिक्विड स्टेट को और थर्ड गैसियस स्टेट को। सबसे पहले सॉलिड स्टेट के पास डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। सेकंड, इनके पास जो लिक्विड स्टेट होता है उसके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, लेकिन इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होती है। गैसियस स्टेट के पास ना ही कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है। सॉलिड स्टेट को कंप्रेस नहीं किया जाता, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, वेयर एज लिक्विड को कुछ अमाउंट तक हम कंप्रेस कर सकते हैं और जो गैसियस स्टेट होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। तो यहाँ स्कोप होता है कि हम इन पार्टिकल्स को पास लाकर ये कंप्रेस कर दें। देन है कि इन सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी कम स्पेस होती है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमीडिएट स्पेस होती है। गैसियस स्टेट के बीच में पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा जगह होती है, जिसकी वजह से मूव भी हर डायरेक्शन में करते हैं। फोर्थ है, ये पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड में होती है पार्टिकल्स की वो थोड़ी कम होती है, लेस देन सॉलिड्स।
अगर हम बात करें गैशियस स्टेट की, तो ये जो गैशियस स्टेट है उनकी जो पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सबसे कम होती है। फिफ्थ है पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली, उनके बीच में जगह ही नहीं है तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स की, तो ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। गैस की पार्टिकल्स की बात करें तो ये रैंडम मोशन में होते हैं और कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, मतलब हमेशा मूव ही करते रहते हैं क्योंकि इनके पास जगह होती है मूव करने की। अब चलते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है कि हमें रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी पर कमेंट करना है, मतलब इनके बारे में थोड़ा बताना है। तो रिजिडिटी क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू मेंटेन इट्स शेप इवन इफ एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क एंड द सॉलिड शो दिस प्रॉपर्टी। रिजिडिटी क्या होती है? ये मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू अपने शेप को मेंटेन करने की कोशिश करता है अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम भी करें। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो सॉलिड्स दिखाते हैं। सेकंड है कंप्रेसिबिलिटी, ये एक प्रॉपर्टी है मैटर की टू अलाउ कंप्रेशन अंडर हाई प्रेशर एंड द गैसेस शो दिस प्रॉपर्टी। जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जो हाई प्रेशर में कंप्रेस हो सके, ये प्रॉपर्टी गैसेस शो करती हैं। फ्लूइडिटी एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की जिसके थ्रू वो अपने शेप को इजीली चेंज कर सकती है जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करे, या फिर इजीली फ्लो हो सकती है। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये दोनों लिक्विड्स और गैसेस दोनों शो करते हैं। फिलिंग अ गैस कंटेनर, गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, हेंस दे कैन बी फिल्ड विद इन अ वेसल एट हाई प्रेशर। गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है, इसीलिए उन्हें एक जो वेसल है उसके अंदर हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया जा सकता है। ये प्रॉपर्टी गैसेस शो करती हैं और इसके थ्रू हम स्मॉल कंटेनर में गैसेस को आसानी से रख सकते हैं जिसके थ्रू हम उन्हें इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल हो जाएगा सीएनजी और एलपीजी। अब शेप क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मैटर, शेप का मतलब अलग अलग मैटर में अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स अपने शेप को मेंटेन करते हैं, वाइल जो लिक्विड्स होते हैं वो अपने कंटेनर के हिसाब से अपनी शेप को मेंटेन करते हैं। गैसेस क्या होती है उनके पास तो वो शेप ही नहीं होती है, तो हमें यही लिखना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी सिंपली, काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की वजह से आती है। हाउएवर ग्रेटर इज द मूवमेंट मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब है इसका? कि जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और इसके अपोजिट भी कि जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की। अब बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, फिर लिक्विड की थोड़ी ज़्यादा होती है, और गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है उनके पार्टिकल्स की। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, उसकी डेंसिटी कहलाती है। तो यहाँ पर हमने डेंसिटी का फॉर्मूला भी लिख दिया, डेंसिटी इक्वल्स मास पर वॉल्यूम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गैस है जो कंप्लीटली किसी भी वेसल जिसमें उसे रखा जाए उसकी शेप को ले लेती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंस जो गैस की पार्टिकल्स की जो अट्रैक्शन होती है वो ना के बराबर होती है, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा कम होती है, इसीलिए वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट पूरे वेसल की स्पेस को वो कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेते हैं। पार्ट बी है, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इसका आंसर होगा गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा ही कम, ना के बराबर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। इसकी वजह से वो सारी डायरेक्शंस में काफ़ी हाई स्पीड से मूव कर पाते हैं। इस रैंडम मोशन की वजह से वो पार्टिकल्स एक दूसरे से और जिस कंटेनर में उन्हें रखा गया है उनकी वॉल से टकराते हैं। किसी की वजह से वो जिस कंटेनर में उन्हें रखा जाता है उसकी वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ वुडन टेबल शुड बी कंसिडर्ड अ सॉलिड। एक टेबल को हम सॉलिड क्यों कहें? तो हमें लिखना है उसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, वो रिजिड होती है, अपनी शेप को मेंटेन रखती है, और उसके जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज है, इसीलिए हम उसको कहेंगे कि एक वुडन टेबल एक सॉलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम एयर के थ्रू अपने हार्ट को बहुत आसानी से मूव करवा सकते हैं, लेकिन अगर हम सॉलिड ब्लॉक को मूव करवाना चाहें अपने हाथ को तो हमें कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। बताइए ऐसा क्यों होता है? तो हम इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, इजीली मूव आवर हैंड्स थ्रू एयर बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर वाइडली स्पेस्ड एंड हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। जो
अगर हम बात करें सॉलिड ब्लॉक्स की, जो फूड है उसके सॉलिड ब्लॉक की बात करें तो वो हार्ड होती है और रिजिड होती है, जिसकी वजह से वो अपनी पार्टिकल्स की लोकेशन में चेंज नहीं लाना चाहती है, उसे अपोज करती है। उसके पार्टिकल्स काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होती हैं। इसीलिए हमें कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है अगर हमें सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड के थ्रू अपने हैंड को पास करवाना है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर्ड टू सॉलिड्स बट यू हैव मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। लिक्विड्स की डेंसिटी कम होती है व्हेन कंपेयर्ड टू सॉलिड्स। अगर हम बात करें आइस की, तो आइस तो वाटर पे फ्लोट करती है, तो हमें इसका आंसर बताना है। तो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट्स लेस डेंस देन वाटर, अप्रॉक्स 9%। जो आइस की जो डेंसिटी होती है वो पानी से 9% के करीब लेस डेंस होती है। जब वाटर फ्रीज होता है और कन्वर्ट होता है आइस में, तो उसके पार्टिकल्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं जिसके थ्रू उनके बीच में स्पेसेस या गैप्स बन जाते हैं। ये गैप्स आइस को लेस डेंस बना देते हैं देन लिक्विड वाटर, जिसकी वजह से वो फ्लोट कर पाती है उसके ऊपर। अगला क्वेश्चन है, हमें इन फॉलोइंग टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में बदलना है। इसको सेल्सियस स्केल में बदलने के लिए, केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए हमें इनमें से 273 को माइनस करना होगा। सबसे पहले है 300 केल्विन। 300 केल्विन में से 273 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 27 डिग्री सेल्सियस। और 573 केल्विन में से 273 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 300 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा। पहला है 250 डिग्री सेल्सियस पे, सेकंड है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे तो वो गैस बन जाएगी, क्योंकि जो वाटर होता है वो 100 डिग्री के बाद ही वेपराइज हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा वाटर। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड भी होगा और गैसियस भी होगा, क्योंकि इस टेम्परेचर पे वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा अपने स्टेट को चेंज करने के लिए, लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। ये जो हीट उसने एब्जॉर्ब की जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे, जिसकी वजह से वो लिक्विड में होता है लेकिन स्टार्ट कर देता है गैसियस स्टेट में बदलना, इसीलिए वो दोनों स्टेट में प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज कर रहा होता है तो उसका टेम्परेचर बदलता नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। चेंज होता है स्टेट तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये इसीलिए हो रहा है कि जो हीट उसको मिल रही होती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, वो यूटिलाइज हो जाती है बाय द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट। और ये जो एनर्जी है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में काम आ जाती है, और इसी हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। ये जो लेटेंट हीट होती है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने में मदद नहीं करती किसी भी सब्सटेंस की, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने के तरीके बताने हैं हमें। तो सबसे पहला तरीका यही होगा कि हम उसमें प्रेशर को अप्लाई कर दें और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें। तो इसका आंसर में लिखना है कि या तो हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर लें या फिर प्रेशर को इंक्रीज कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है नेक्स्ट का, इट इज अ डेजर्ट कूलर कूल वाटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। ड्राई डे पे, एक हॉट ड्राई डे पे डेजर्ट कूलर ज़्यादा ठंडा क्यों करता है, तो हमें इसका आंसर बताना है। इसका जो आंसर है वो एवापोरेशन से रिलेटेड है, तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। द कूलिंग इन अ डेजर्ट कूलर इज कॉज्ड बाय एवापोरेशन ऑफ वाटर। ये जो कूलिंग होती है वो वाटर के एवापोरेशन की वजह से होती है, क्योंकि एवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट को छोड़ती है। एक डेजर्ट कूलर हॉट और ड्राई डे पे ज़्यादा कूल करता है क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है और जो ह्यूमिडिटी होती है एयर की वो कम होती है, क्योंकि एयर तो ड्राई थी। ये जो ड्राइनेस थी एयर की वो इंक्रीज हुई, मतलब कि ह्यूमिडिटी कम हुई। इसकी वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा देखने को मिलता है वाटर का जो उस कूलर के अंदर रखा जाता है। इसीलिए जब इवेपोरेशन की रेट बढ़ गई तो उसकी वजह से जो कूलिंग इफेक्ट होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। अब जब हम मटके में पानी रखते हैं तो वो ठंडा क्यों होता है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। ये भी इवापोरेशन से रिलेटेड है। अब जो अर्दन पॉट होता है, जो मटका होता है, उसकी सरफेस पे काफ़ी सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू उसके अंदर का जो लिक्विड होता है वो इवेपोरेट करता है। इस इवेपोरेशन की वजह से जो अंदर का पानी होता है वो कूल रह पाता है, क्योंकि इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट को छोड़ता है। इसी वजह से जब समर्स में हम पानी रखते हैं अर्दन पॉट में तो वो ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। वाई डज
our palm feel cold when we put some acetone or petrol और परफ्यूम ऑन इट। जब हम अपने हाथ पर एसीटोन लगाते हैं, पर पेट्रोल लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तो हमारे पाम को ठंडा क्यों लगता है, हमारे हाथ को ठंडा क्यों लगता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा एसीटोन, परफ्यूम और जो पेट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं जब वो एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं। इस इवेपोरेशन की वजह से हमारे हाथों में कूलिंग की सेंसेशन होती है, इसी वजह से हमें ठंडा फील होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप? तो सॉसर का मतलब होता है जो कप के नीचे वाली प्लेट होती है उसे हम सॉसर बोलते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम सॉसर में चाय या गर्म दूध को डाल के पिए तो काफ़ी आसान हो जाता है रेदर देन अ कप, क्योंकि वो टेम्परेचर उसमें हाई होता है। तो ये भी इवेपोरेशन से ही रिलेटेड है। सॉसर का जो सरफेस एरिया होता है वो कप के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है और सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है। इसीलिए जब हम चाय कप में पीते हैं तो वो काफ़ी देर तक गर्म रहती है, इवेपोरेशन कम होता है। जब हम सॉसर में रखते हैं तो इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है और सिप करना काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वेयर इन समर? समर में हमें कैसे क्लोथ्स पहनने चाहिए? तो सबसे पहला है, वी शुड वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स। तो हमें ऐसे क्लॉथ्स पहनने चाहिए जो लाइट कलर के हों और कॉटन से बने हों, क्योंकि लाइट कलर जो होता है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है और जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वो स्वेट को एब्जॉर्ब करता है और स्वेट को इवेपोरेट करवाता है जल्दी, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। यहाँ पे भी इवेपोरेशन का ही पॉइंट है। तो आपको सारी की पॉइंट्स याद रखने हैं। तो यहाँ पर हमारे जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।